हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ पर फिर से एक और नई मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस बार ज्यादा चिल्लाने विल्लाने नहीं वाला हूँ, हल्के फुल्के जोक ही मारूंगा क्योंकि मानवा पहले से ही फनी है। देन लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत इस डोमेन से होती है जहाँ पे हम लोग दो हंसों को प्यार मोहब्बत करते हुए देखते हैं। खौफ करो भाई, मुझसे ही डरो कम से कम। खैर तभी इन दोनों का प्यार यहाँ पे हादसे के अंदर बदल जाता है, क्योंकि डर के मारे इनकी गर्दनें आपस में ही लिपट जाती हैं। लेकिन इनके सामने एक बुढ़ा जोरों से चीख चीख के कह रहा था कि मैं समय यात्रा कर लिया। जिसके बाद हम लोग मेन स्टोरी के मेन हीरो को देखते हैं, जिसका नाम ये जुन था, जो ये देख के हैरान हो गया था कि उसकी कोमल त्वचा बुढ़े के अंदर बदल गई है। वो कहता है कि मैं तो उस क्लास के अंदर झपकी मार रहा था, अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया। जिसके बाद उसको रियलिटी हिट करती है कि ये तो सब 61 साल का बुढ़ा बन चुका है। ना इसे कोई लड़की भाव देगी, ना ही ये कभी कॉलेज जा पाएगा, और ना ही कभी सुट्टा फूंक पाएगा। ये जुन कहता है कि मुझे ये मंजूर नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ पे ओल्ड बॉडी की हिस्ट्री जानने की कोशिश करता है, यानी कि ये बुढ़ा कौन है, कहाँ से आया है, क्योंकि इसे पहले से ही पता है कि मानवा के अंदर काम कैसे चलता है। जिसके बाद वो यहाँ पे इस बुढ़ों की ओल्ड मेमोरी चेक करता है, तो फिर हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड को कूलन रियलम बोला जाता है, और ये पूरा वर्ल्ड ही कल्टीवेशन के बारे में ही है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे इस वर्ल्ड की कल्टीवेशन रियलम के बारे में बताया जाता है। ये तुम ना ही जानो तो बढ़िया है, समय के साथ बदलते ही रहते हैं साले ये। तो इसके बाद हमें बुढ़े के बारे में बताता है कि बुढ़े का नाम येजुलिन है, और इसे तुम्हारा अगर आप बुढ़ा ना समझना, ये एकदम पावर लेवल का बुढ़ा था, जिसको कम उम्र में ही इसकी फाउंडेशन कोर सब कुछ एस्टैब्लिश हो गया था। और ये अपने सेक्ट का यहाँ पे टॉप लेवल का पावर हाउस हुआ करता था, जो कि ईस्टर्न रीजन के जुआनटियान सेक्ट के बीच में था, और ये टॉप 6 सेक्ट में से सबसे टॉप पे था। लेकिन भाई की किस्मत के धागे तब उखड़ गए जब ये किसी मिशन के चलते ईविल कल्टिवेटर्स को निपटा रहा था। तभी किसी ने इन लोगों के ऊपर यहाँ पे एम्बुश किया, और उसकी जो भी पावर सोना चांदी था वो इसे लूट लिया, और उसके कीडांटियान को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑफकोर्स इतना बुरी तरीके से कटा है तो फिर यहाँ पे दर्द तो होगा ही ना। इसलिए बुढ़े ने पूरी तरीके से यहाँ पे सब चीज़ों के ऊपर गिव अप कर दिया, और हर किसी चीज़ को अवॉइड करने लगा, और अपनी पीक पे रह के अपने दिन गुजारने लगा। और ये टोटल 110 सालों तक जिया है। खैर इसके बाद ये जो नागे से रोते हुए कहता है, क्या मुझे इस बूढ़ी शरीर में ऐसे ही जीना पड़ेगा क्या, इसी तरीके से बिता दूंगा अपनी जिंदगी में। ये यहाँ पे सारा बुढ़ा भाग लगाता है, और उसे पता चल जाता है कि ये कल ही निकल लेगा, कल ही इस स्वर्ग से धार जाएगा। खैर तभी येजुन की बुद्धि चमकती है, और वो हमें बताता है कि जैसे कि हर एक मानवा के अंदर होता ही है कि टाइम ट्रैवल करने के बाद मेन कैरेक्टर के पास किसी तरीके की चीट या फिर पावर आ ही जाती है। इसलिए उम्मीद अभी भी बाकी है। जिसके बाद ये अपनी लाठी पटकता है और चिल्लाते हुए कहता है, यो यो सिस्टम, डैडी इज होम, अब आ जाओ, शक्ल दिखाने का समय हो चुका है। आधा घंटा बीत जाता है, लेकिन सिस्टम नहीं आता। जिसके बाद ये अपनी औकात थोड़ी सी नीचे करता है और प्यार से बुलाने लगता है, बेबी सिस्टम आ जाओ, पापा घर आ चुके हैं, गले नहीं मिलना क्या। फिर भी 2 घंटे तक कोई भी नहीं आता। तो ये अपना लेवल और ज्यादा नीचे करता है और आगे से कहता है, भाई मेरे यार मजाक ना करो यार, आ जाओ प्लीज। तब भी कोई ना आता, और तब जाके येजुन को कुछ समझ में आता है कि शायद से ये कोई सिस्टम वाली स्टोरी नहीं होगी, कोई आइटम वाली होगी। जिसके बाद वो अपनी जगह खंगालता है, और उसे यहाँ पे एक अंगूठी तो मिलती है। तो उसको लगता है कि इस अंगूठे के अंदर कोई बुढ़ा होगा जो कि यहाँ पे उसको पावरफुल टेक्निक वेक्निक्स देगा। इसलिए वो उस अंगूठे के अंदर झांकते हुए कहता है कि बुढ़ो वापस आ जाओ, अब समय नहीं है, बुली करने का समय नहीं है, आ जाओ, मैं मरने ही वाला हूँ, आ जाओ। लेकिन अंगूठी के अंदर से भी कोई भी आवाज नहीं आती। जिसके बाद ये जो अपनी सारी सारी उम्मीदें खो देता है। इसे यही लगता है कि बस अब बुढ़ापे में इसी तरीके से जीना है, और वो अंगूठी को पीछे फेंक देता है। जिसके बाद चिल्लाते हुए ऊपर वाले को कोसने लगता है, ये कहते हुए कि जब यहाँ पे लाना ही था तो कम से कम पावर ही दे देते, बिना पावर के मुझे पटक दिया। जिसके बाद वो अंत कुछ तो कहता रहता है, लेकिन तब ये सिस्टम यहाँ पे आ जाता है, और ये बेचारा मजबूरी में एक्टिवेट हुआ था। ये होस्ट से कहता है कि होस्ट प्लीज सिविलाइज्ड रहो, इतना गाली गलौच ना करो, देरी हो गई थी। पर ये जुन जैसे ही सिस्टम को देखता है तो खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं। वो उससे कहता है कि आखिरकार तुमने अपनी शक्ल दिखा ही दी। मुझे तो यही लगने लगा था कि ये कोई पावर स्टोरी होगी जहां पे मैं किसी पे भी पेला जा सकता हूं, लेकिन तुम आ गए। जिस पे सिस्टम आगे से माफी मांगता है कि सॉरी, मैं गहरी निंदावस्था में था, ये रहा आपका न्यूबी गिफ्ट, आपको चाहिए। जिस पे यहाँ पे ये जो आगे से कहता है कि अभी खोलो भाई। इसके बाद जैसे ही न्यूबी गिफ्ट खोला जाता है तो फिर उसे यहाँ पे एक स्पेशल एबिलिटी मिलती है, जो कि था एडवर्सिटी, बेसिकली एक कठिनाई या फिर परेशानी। आसान शब्दों में अगर येजुन किसी ऐसे बंदे से टकरा जाता है जो उससे ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे येजुन को उससे ज्यादा पावरफुल बना देगा। समझ में नहीं आ रहा है ना, अभी आगे देखना। जिस पे येजुन आगे से बौखला ही जाता है। वो आगे से कहता है कि ऐसा भी कुछ होता है क्या,
मुझे तो लग रहा था कि घंटों भर मैं ना तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, कल्टीवेशन बढ़ानी पड़ेगी, ये रिसोर्स वो रिसोर्स, लेकिन तुमने डायरेक्ट मुझे इमॉर्टल ही बना दिया और इसे यकीन नहीं हो रहा था। इस पे सिस्टम आगे से कहता है, ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी, ये कोई स्कैम नहीं है, लेजिट फंक्शन है, लेजिट। जिस पे ये जो आगे से कहता है कि अब देखो तुम मैं कैसे सबको उंगल करता हूँ, मुंह तोड़ दूंगा, ऐसी ऐसी गाली दूंगा कि सामने वाला गोदी लड़ने पर मजबूर हो जाएगा, जिसके बाद तुम मुझे बचाने के लिए आ जाना और मुझे ज्यादा ताकतवर बना देना उनसे। जिस पे सिस्टम आगे से कहता है, नो वरी होस्ट, बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पास जीने के लिए 4 ही घंटे बचे हैं। ये जो नागे से कहता है कि मजाक कर रहे हो ना। जिसके बाद वो अपने बूढ़े पैरों से भागने लगता है ताकि वो किसी के साथ फाइट कर सके। जिसके बाद हम लोग कुछ घंटों के बाद में हम येजुन को देखते हैं और ये हाँफ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये अभी ही निकल लेगा, इसकी अर्थी अभी उठ जाएगी। और सिस्टम आगे से बोले जा रहा था कि ब्रो बस आपके पास 35 मिनट ही बचे हुए हैं। जिस पे येजुन आगे से कहता है कि सबर रुको यार, बूढ़ा शरीर है, कितनी तेज भाग लूंगा। तभी येजुन की नज़र एक तरफ जाती है जहाँ पे कई सारे बीस्ट फाइट वाइट कर रहे थे। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे येजुन के सेक्ट के कुछ लोगों को देखते हैं। ये काले कपड़ों वाला यहाँ पे सेक्स लीडर है, यानी कि येजुन का ही सेक्ट लीडर, और इसका नाम यूनियान है, जो कि यहाँ पे सामने वाली टीम से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सेक्ट के बिना बताए घुसने की। तो सामने की टीम वाला बंदा यहाँ पे उन लोगों से बदला लेने के लिए आया हुआ था और वो उन लोगों से कह रहा था कि मैं आज तुम लोगों की फील्डिंग सेट कर दूंगा और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इस पे यूनियान उससे कहता है कि ये बात हजारों सालों पहले है, तुम यहाँ पे लेकिन के लोगों को मार रहे थे, इसीलिए हमें मजबूरन तुम्हें यहाँ से भगाना पड़ा, लेकिन अब तुम यहाँ पे बदला लेने के लिए वापस आए हो, तुम्हें शर्म वरम नहीं है क्या। जिस पे सामने की टीम वाला बंदा आगे से यहाँ पे अपने औरा ओरा को रिलीज करता है और उन लोगों से कहता है कि अभी पता चलेगा कि कौन बदला लेने के लिए आया हुआ है। वहाँ पे इन लोगों को जैसे ही उस बंदे का ओरा महसूस होता है तो ये लोग घबरा जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पे नास एंड सोल रियल पे था। इसलिए वो लोग सेग लीडर से पूछते हैं कि अब वो लोग इसे कैसे हैंडल करेंगे। जिस पे सेग लीडर यूनियन पीछे मुड़कर उन लोगों को मोटिवेट करता है, जिससे इन लोगों को समझ में आ जाता है कि इन लोगों के पास और कोई चॉइस ही कहाँ है। इन लोगों को अपने सेक्ट के लिए यहाँ पे मरते दम तक फाइट करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने वेपन्स उठाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एज वी नो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे एक एक स्टेज मायने रखती है। ये तो साला नास एंड सोल रियल्म पे है। इसलिए वो यहाँ पे एक एक करके इन लोगों को भाई गाजर मूली के तरीके सूत देता है और इन लोगों को पता भी नहीं चलता। साइड से हम लोग येजुन को देखते हैं जो कि वो लोगों से कहता है, हमारे कैसे गुस्सा संभार दो भैया। लेकिन क्या करता, बूढ़े शरीर की वजह से इसकी आवाज भी मर गई थी और सिस्टम इसे बार बार बताया जा रहा था कि होस्ट बस 1 ही मिनट बाकी है, होस्ट कुछ तो करो इससे पहले कि मैं भी आप ही के साथ दफन हो जाऊं। लेकिन ये बेचारा क्या ही करता, आवाज आ नहीं रही थी, इसलिए अपनी लाठी उठाता है और दोबारा उन लोगों की तरफ जाने लगता है। लेकिन इसकी कमर टूटे जा रही थी। खैर हम लोग उस चिड़ीबाज को देखते हैं जो कि ऑफ कोर्स पावरफुल था, तो ये उन लोगों को ताने मारे जा रहा था, ये कहते हुए कि तुम लोग तो 2 कौड़ी के इंसान हो। जिसके बाद वो अपने मुंह के अंदर से एक बीम टाइप में निकालता है और उसे डायरेक्ट यूनियन के ऊपर फायर कर देता है, जिससे यूनियन और उसके जितने भी साथी थे वो सभी धड़ाम से नीचे जाके गिरते हैं। बेसिकली यूनियन और उसके जितने भी साथी थे वो सभी यहाँ पे कोर फाउंडेशन पे थे और वहीं पे अपना चिड़ीबाज नास एंड सोल रियल पे था, तो ऑफकोर्स पावर गैप काफी ज्यादा बड़ा था। वहीं पे चिड़ीबाज इन लोगों से कह रहा था कि आओ कौन मुझसे लड़ेगा, आज तुम लोगों का फेट मेरे हाथों में है, चुपचाप सरेंडर कर दो। लेकिन उसी टाइम पे चिड़ीबाज को यहाँ पे येजुन की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ए बाज के दूर के रिश्तेदार, तेरे अंदर हिम्मत है तो मुझसे आगे बात कर। जिस पे वो चिड़ीबाज आगे से बढ़ा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, मरना है तेरे को। तो फिर हम लोग येजुन को देखते हैं और इसने यहाँ पे लाउड स्पीकर निकाल लिया था और ये आगे से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि तेरे अंदर गुदा है तो फिर मुझे मार के दिखा, मेरे बच्चों को परेशान करने के बारे में सोचना भी नहीं। वहीं पे येजुन हमें बताता है कि उसे लाउड स्पीकर यहाँ पे ओल्ड बॉडी की रिंग के अंदर से मिला है, नहीं तो आज वो यहाँ पे बिना कुछ करे ही निपट जाता। जिस पे ऑफकोर्स उस चिड़ीबाज को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फुल तेजी के साथ में येजुन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे फिर सेगलीडन यूनियन आगे से कहता है, ये तो अपना छोटा भाई है। वहीं पे फिर इन सभी लोगों को येजुन के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए ये लोग कहते हैं कि अब तो वो मल होगा, वो बेचारा इसके खिलाफ क्या ही कर लेगा, कहीं वो अपना सैक्रिफाइस देके हम लोगों को बचाने की तो नहीं कोशिश कर रहा। इसके बाद हम लोग चिड़ीवास को देखते हैं जो कि येजुन से कह रहा था कि अब मैं तुझे पहले मारूंगा इसके बाद तेरी हड्डियां चबाऊंगा। तो इस पे येजुन आगे से कहता है कि ये तो मैं करूंगा तुझे गरम तेल में तलने के बाद में और मस्त चिकन लेग पीस खाते हुए। वहीं पे येजुन के पास बस 10 ही सेकंड बाकी थे और वो मन के अंदर सोचता है कि ये कब तक बातें करेंगे भाई, एक दो अटैक कर दो मेरे ऊपर, मैं मरने वाला हूँ। खैर इसके बाद इसी तरीके से काउंटडाउन शुरू हो जाता है और येजुन चीखते हुए कह रहा था कि मारो मेरे ऊपर।
खैर इसके बाद चिड़ीबाज यहाँ पे हमला कर ही देता है, ये कहते हुए अगर तुझे मरने का इतना ही शौक चढ़ा है तो फिर ये ले। जिसके बाद वो एनर्जी बीम को यहाँ पे डायरेक्ट येजुन के ऊपर मारता है। वहीं पे यूजुन आगे से कहता है, आखिरकार आ ही गया। जैसे ही वहां पे धमाका होता है तो सिस्टम यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है कि होस्ट के ऊपर किसी पावरफुल बंदे ने अटैक किया है, तो वो यहाँ पे येजुन की कल्टीवेशन यहाँ पे उस बंदे से ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे कि अपना चिड़ीबाज यहाँ पे नासेंट सोल रियल्म पे है, तो फिर यहाँ पे येजुन की कल्टीवेशन को मिड स्टेज नासेंट सोलम कर दिया जाता है। खैर इसके बाद येजुन की यहाँ पे जैसे ही कल्टीवेशन बढ़ती है तो ये बुढ़े से जवान भी हो जाता है और आगे से कहता है, अच्छा तो सिस्टम ने झूठ नहीं बोला था। जिस पे सिस्टम आगे से कहता है, बोला था ना बेबी, झूठ नहीं बोलता। जिसके बाद येजुन अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए चिड़ीबाज का जो भी अटैक था उसे यहाँ पे डिफॉल्ट मार देता है। इसको देख के तो एक सेकंड के लिए चिड़ीबाज भी हैरान हो जाता है। वो मन के अंदर सोचता है, किससे भिड़ गया मैं। यूनियन और उसके बाकी साथी लोग भी हैरान थे कि अचानक से ये बुढ़ा इतना ताकतवर कैसे बन गया। इसके बाद हम लोग येजुन को देखते हैं और उसके जवान वाले वर्जन के अंदर, जो कि पहले से तो ठीक ही लग रहा था, लेकिन बुढ़ा भी होता तो भी मुझे चल जाता। वहीं पे यूजिन यूनियन और बाकी लोगों से कहता है कि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है। वहीं पे चिड़ीबाज आगे से घबरा जाता है क्योंकि अब उसकी फील्डिंग सेट होने वाली थी और इन लोगों को पहले से ही येजुन के बारे में पता है कि वो एक टॉप लेवल का एक्सपर्ट है, तो उसे यही लगता है कि ये अब तक जानबूझ के नौटंकी कर रहा था ताकि वो यहाँ पे चिड़ीबाज को फंसा सके। यूनियन और उसके बाकी साथियों को भी समझ में आ जाता है कि अब तक यहाँ पे येजुन सिर्फ नौटंकी कर रहा था, वो तो चुपके चुपके कल्टीवेट कर रहा था और खुद को यहाँ पे नासेंट सोलम का एक्सपर्ट बना लिया ब्रेक थ्रू करके। वहीं पे इन लोगों की बातों से हम लोगों को पता चलता है कि इनके वेस्टलाइन प्रोविंस के अंदर अगर कोई यहाँ पे नासेंट सोलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर ले तो वो काफी ज्यादा खास माना जाता है। वहीं पे चिड़ीबाज तो एकदम घबरा ही जाता है। वो आगे से येजुन से कहता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ बस एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे सेट को छोड़ के जा रहा हूँ और चाय भी पीने के लिए आऊंगा, बाय बाय। इस पे येजुन का अब ओरा पूरी तरीके से बदल गया था। वो आगे से कहता है, गलतफहमी, तुमने मेरे सेट की फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरे भाइयों को मार दिया और तुम ये कह रहे हो कि ये सब कुछ बस गलतफहमी से हुआ था। खैर इसके बाद सिस्टम बाहर निकलता है और वो होस्ट से कहता है, होस्ट आपने यहाँ पे कल्टीवेशन का पहला लेवल अनलॉक कर लिया है, इसलिए आपको यहाँ पे रैंडम रिवॉर्ड दिया जाता है। और ये रैंडम रिवॉर्ड ओके होने की कोई टेक्निक थी जिसका नाम ग्रेट डिसोल्यूशन इम्पैरेजिंग हेवंस फिंगर था। वो चिड़ीबाज से कहता है, अगर मैं ऐसा करूं तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारे क्लैन को खत्म कर दूं, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को खत्म कर दूं और कहूं कि मुझसे गलती हो गई, तो फिर तुम मुझे माफ कर दोगे क्या? जब चिड़ीबाज को समझ में आ जाता है कि अब माफी मांगने से कुछ भी नहीं होगा, तो ये मन के अंदर यही सोचता है कि इसकी कल्टीवेशन ज्यादा थोड़ी नहीं है मुझसे, बस थोड़ी सी ही तो ज्यादा है, इतना गैप कोई बड़बड़ा गैप नहीं है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि अब भी भिड़ना चाहोगे? जिस पे येजुन आगे से यही लाइन पेलता है कि जब तक कोई मुझसे उंगल न करे तब तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे पहले उंगल करोगे तो फिर मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। और वो चिड़ीबाज से कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को जल्दी ही खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो पता नहीं तुम लोग कितने ज्यादा लोगों की जान लोगे। इस पे चिड़ीबाज आगे से कहता है कि ठीक है, फिर अब यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है, तो फिर भले ही मुझे आज चाहे अपने कोर को ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना पड़े, लेकिन तुम तो जिंदा नहीं बचोगे। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है, तो ये भी आगे से हेवंस फिंगर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद वो यहाँ पे जैसे ही हेवंस फिंगर का इस्तेमाल करता है तो आसमान से यानी कि हेवन से एक बहुत बड़ी फिंगर लगातार नीचे आ रही थी, जिसको यहाँ पे फ्लो ऑफ द फोर हेवन से बोला गया है। चिड़ीबाज जैसे उस फिंगर को देखता है तो वो आगे से कहता है कि तुम मेरी बीवी ले लो यार, मेरे बच्चे भी ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। अरे मेरा क्लैन भी ले लो यार, तुम सब कुछ ले लो, बस मुझे जाने दो। वो आगे से रोते हुए लगते हुए कहता है कि आज सोल रियल में पहुंचा था, इतनी जल्दी मर जाऊंगा, मजा भी नहीं उठा पाऊंगा इस रियल्म का। खैर इसके बाद वो हेवन सा फिंगर सीधा आके चिड़ीबाज के ऊपर गिरती है तो नीचे का ग्राउंड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और तगड़ा धमाका होता है। वहीं पे जब वहां से फिंगर गायब होती है तो चिड़ीबाज तो गायब ही हो गया था, वहां पे कुछ बचा ही नहीं था। उसके जितने भी क्रू मेंबर थे वो सभी कल्टी मार लेते हैं, ये कहते हुए भागो अगर जिंदगी प्यारी है तो। पीछे से ये आगे से कहता है कि अभी कहाँ भाई, मेरे होते हुए बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद वो यहाँ पे हेवंस फिंगर का नहीं पूरे हेवंस हैंड का इस्तेमाल करता है और उनको भी पकड़ के उन्हें यहाँ पे मसल देता है। जिसके बाद वो यूएनयान के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने उन्हें निपटा दिया, अब हमारे सेट के अंदर कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करेगा। जिस पर यूएनयान आगे से कहता है थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। जिसके बाद वो यूएनयान से माफी भी मांगता है, ये कहते हुए कि हमें लगा था कि आपकी कल्टीवेशन क्रिपल हो गई है तो फिर हमने आपको वहां पे भेज दिया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग सुकियान ज़ुबे को देखते हैं जो कि यहाँ पे हेवनली फ्रेग्रेंस पीक की पीक मास्टर है और वो लोगों से कहती हैं कि फालतू की बकवास बंद करो, अब इसे सीधा एकदम बड़ी चोटी पे पहुंचा दो। जिसके बाद हम लोग जाओ डेंजो को देखते हैं जो कि यहाँ पे हिडन शॉट पीक मास्टर है
और ये सभी लोग यहाँ पे ये जो उनकी तारीफ पे तारीफ करे जा रहे हैं, तो उसे यहाँ पे तारीफ से नहला देते हैं। और फिर ये जो आगे से खुश था कि ये लोग यहाँ पे कहानी पेले दे रहे हैं, तो फिर उसे यहाँ पे ज्यादा डायलॉग्स मारने की जरूरत नहीं है, उसका स्क्रीन टाइम बचेगा। लेकिन उसी टाइम में यहाँ पे एक और परेशानी आ जाती है, और तभी साइड से दो लोग आते हैं जो कि जख्मी हालात में थे, और वो यहाँ पे उन लोगों को बताते हैं कि विंड थंडर सेक्टर वालों ने उन लोगों के ऊपर हमला किया और उनके जितने भी स्पिरिट माइंस और वेन्स थे उनके ऊपर अटैक करके उन्हें ले गए हैं। यानी कि इन लोगों को लूट लिया गया है, जिस पे यूनिहान का आगे से खून खौल जाता है, क्योंकि वो लोग हमेशा से ऐसा ही करता आ रहे हैं और ना ही कभी इन लोगों से तमीज से बात किए हैं, और ऊपर से बिना स्पिरिट वेन्स के इन लोगों की जो कल्टीवेशन है वो यहाँ पे किसी काम की नहीं रह जाएगी। इन लोगों को यहाँ पे स्पिरिट वेन्स की जरूरत है ताकि ये लोग कल्टीवेशन को चालू रख सकें। इसलिए वो ये जिनसे कहता है कि हम अपने सभी डिसेपल्स को लेके यहाँ पे विंड थंडर सेक्टर जा रहे हैं ताकि वहां से अपना सारे रिसोर्स वापस ले सकें। और वो ये जुन से भी पूछता है कि तुम आना चाहोगे। ये जुन हम लोगों को बताता है कि विंड थंडर सेक्टर यहाँ पे 6 सेक्ट्स में से एक है जो कि पूरे प्रोविजंस के अंदर आते हैं। हालांकि उन लोगों ने पहले भी कई बार बवाल किया है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा बवाल नहीं किया था। अब तो वो लोग डायरेक्ट इन लोगों के ऊपर डाका ही डारे ले रहे हैं और इनके रिसोर्सेज चुराए ले रहे हैं। सिंपल सी बात है, वो लोग यहाँ पे डीमन क्लास के साथ में एक साथ बन के घूम रहे हैं और इन लोगों के ऊपर लाते बरसा रहे हैं, और ये लोग यहाँ पे कुत्तों की तरीके पड़े हुए हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। पावर नहीं है जो बेचारों के पास में। अब उसी टाइम में सिस्टम बाहर निकलता है और उसको यहाँ पे साइड क्वेस्ट दे देता है कि उसे यहाँ पे विंड थंडर से जाना पड़ेगा कुछ अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड्स के लिए, जिसपे ये आगे से कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझे पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ देने के लिए आओगे ही। अच्छा हुआ तुमने मुझे यहाँ पे क्वेस्ट दे दी, नहीं तो मैं उन्हें फ्री में ही जाके कसने वाला था। इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अपना काम संभालो, मैं यहाँ पे विंड थंडर सेक्टर जाऊंगा और उन्हें यहाँ पे जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। जिस पे यूनियन आगे से अंगूठा दिखाते हुए कहता है ब्रूप की तरफ, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम तो बड़े ही सैवेज हो। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है ये कहते हुए कि तुम लोग रुको, मैं अभी पहले जाता हूँ, तुम लोग बाद में आना। और वो उड़ते हुए यहाँ से निकल जाता है। जिस पे यूनियन आगे से कहता है कि हमने आखिरी बार अपने सेट को इतना ज्यादा बैड एस कब देखा था। जिस पे किंजू आगे से कहती है कि शायद से वो लोग येजुन के साथ में दोबारा यहाँ पे 6 पीक सेक्ट्स के अंदर बदल सकते हैं। पे विंड थंडर सेक्ट को देखते हैं जो कि यहाँ पे येजुन के सेक्ट के लूटे हुए माल के बारे में ही कह रहे थे कि जो भी प्लान बनाया था वो काफी ज्यादा स्मूथ चला गया। पहले हम लोगों ने चिड़ीबाज को उनके साथ भिड़वा दिया, जिसके बाद पीछे से उनके स्पिरिट वेन को ही चुरा लिया, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम लोग बहुत ही जल्द यहाँ पे टॉप सेक्टर के अंदर बदल जाएंगे। वहीं पे इन लोगों को ये भी चिंता हो रही थी कहीं डीमन किंग इन लोगों के पीछे ही न पड़ जाए और इन्हें धोखा दे दे। लेकिन इन्हें इस चीज से भी डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे फेदर्ड इमॉर्टल सेक्टर से कोई बंदा आया था जो इन लोगों के सेक्टर के साथ रह रहा है। जिसके बाद हम लोग चाय युआन हाई को देखते हैं जो कि विंड थंडर सेक्टर का मास्टर है, और वो यहाँ पे किसी एल्डर मुंह से कह रहा था कि मैंने सुना कि मेरा बेटा वहाँ पे कई सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर रहा है और वो यहाँ पे किसी बहुत ही ज्यादा बड़े वनरेबल एल्डर का डिसाइपल भी बन गया है। इसके बाद हम लोग एल्डर मुंह को देखते हैं जो कि यहाँ पे चाय युआन हाई से कहता है कि जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ पे यही न्यूज देने के लिए आया हुआ था। तुम्हारे बेटे के हाथ में ग्रेट सैंड वनरेबल टेक्निक मिल गई है और साथ ही में उनके टीचर भी, इसलिए तुम्हारा बेटा बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा लेजेंड बनने वाला है। जिस पे चाय युआन हाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो आगे से कहता है, मुझे पता था मेरे बेटे के पास इमॉर्टैलिटी का यहाँ पे पोटेंशियल है। इसके बाद एल्डर मुंह अपने पास से यहाँ पे एक नासेंट सोल रियल्म वाली पिलविल निकालते हैं और चाय युआन हाई को देते हुए कहते हैं कि ये तोहफा है जो कि तुम्हारे बेटे ने भिजवाया है। जिस पे चाय युआन हाई और उसके जितने भी चेले थे वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल उन लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे नासेंट सोल रियल्म का कल्टीवेटर बना देगी। इसलिए चाय युआन हाई काफी ज्यादा खुश था। वो आगे से कहता है, मेरा बेटा मेरे लिए ध्यान रख रहा है। साथ ही में चाय युआन हाई यहाँ पे एल्डर मुंह से ये भी कह देता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम और है जनाब, एक डीमन किंग हम लोगों को परेशान कर रहा है, उसके बारे में क्या? जिस पे एल्डर मुंह आगे से कहता है, उसको हम देख लेंगे, आप चिंता ना करिए। जिस पे चाय युआन हाई और भी ज्यादा खुश, वो आगे से कहता है कि आप यहाँ पे आए हम लोग धन्य हो गए, और ये आगे से सफाई भी दे रहा था, अगर हम लोगों ने डीमन किंग से पंगा ना लिया होता तो फिर आज हम लोग यहाँ पे रिसोर्स को लूट ना पाते कुछ लोगों से। खैर उसी टाइम में यहाँ पे ये जो एंट्री मारता है और उसका धमाका कुछ ज्यादा ही भयंकर था, तो सभी लोगों का ध्यान उस तरफ हो जाता है और ये उन लोगों से कहता है, अच्छा ये है तुम लोगों का विंड थंडर सेक्टर। चैन युआन हाई पीछे मुड़ के कहता है कि कौन है जो मेरे इलाके में इस तरीके से बवाल मचाने के लिए आया हुआ है? जिस पे ये जो आगे से कहता है कि वो मैं हूं जो यहाँ पे तुम्हारे इलाके के अंदर बवाल मचाने के लिए आया हुआ हूँ। वहीं पे उन सभी लोगों को येजुन की ऑरा से समझ में आ जाता है कि वो नासेंट सोल रियल्म पे है। वहीं पे येजुन ने अपनी क्वेस्ट पूरी कर ली थी, तो सिस्टम उसे यहाँ पे ह्यूमन किंग सील एंड ग्रेट वाइड आर्ट टेक्निक देता है। वहीं पे चैन युआन हाई को ये नाम सुना सुना सा लग रहा था, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदा है कौन,
और उससे पूछता है कि तुम हमारे सेट के अंदर किस लिए आए हुए हो, जिस पे येजुन अपना पूरा बायोडेटा देता है और आगे से कहता है कि बेवकूफ ना बनो, तुम लोगों ने डीमन के साथ टीम अप करके हमारे ऊपर हमला किया और हमारे माल को लूट लिया। डीमन को तो मैं पहले ही मिटा चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। तब जाके चैन युएनहाई को येजुन के बारे में याद आता है कि ये वही बंदा है जिसने अपनी सारी कल्टीवेशन खो दी थी, लेकिन अब अचानक से नैसन सोल रियल पे आ गया है और उसे पता था अगर ये यहाँ पे है तो फिर डीमन किंग पहले ही मारा जा चुका है, अब उनका अगला नंबर लगने वाला है। इसलिए वो पीछे मुड़ के एल्डर मुंह से कहता है कि हमें ये करना चाहिए क्या कुछ और वो मन के अंदर यही सोचता है कि जब तक एल्डर मुंह यहाँ पे है तब तक उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं है, वो रिलैक्स कर सकता है। तो फिर एल्डर मुंह की कल्टीवेशन येजुन से ज्यादा थी तो वो येजुन के सामने धौंस जमा रहे थे ये कहते हुए, अपने घुटनों पे बैठ जाओ और अपने हाथ पैर तोड़ लो, तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन ये जोन उनको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। वो आगे से कहता है, क्या अरे बुढ़े, हड्डी टूट गई क्या तेरी जो इस तरीके से जवानी उछाल मार रही है? जिस पे एल्डर मो की सुलग जाती है। जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे अपने और कल्टीवेशन को रिलीज करते हैं, जिसका ऑरा यहाँ पे काफी ज्यादा हाई था। तो वो सभी लोगों को उड़ाते हुए जा रहा था और सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि एल्डर मो यहाँ पे डे ट्रांसफॉर्मेशन रियल में है और उन्हें यकीन हो गया था कि ये जोन तो गया, अब उसकी यहाँ पे फील्डिंग सेट हो चुकी है। वैसे लेचन योलोहाई काफी ज्यादा खुश था और वो ये जोन से कहता है कि तुझे क्या लगा कि तू यहाँ पे आएगा और कुछ भी कर लेगा? आज तेरा खेम खत्म है बेटे, और तू जैसे ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा वैसे ही हम लोग यहाँ पे परफॉर्म्ड ह्यूमन सेक्ट को इस दुनिया से ही मिटा देंगे। तो इसके बाद वो ये जोन से कहता है कि भीख मांगो तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हें शायद से छोड़ दूं। लेकिन ये जोन का चेहरा बता रहा था कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो आगे से कहता है कि तुम बस एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियल में ही हो, कोई भुआ नहीं हो जो यहाँ पे आके कुछ भी कर लोगे। भाई सिस्टम ने ऐसा वरदान दिया है कि भाई कुछ भी कर सकता है, और ये वाला एटीट्यूड पूरे चैप्टर चलता है। बंदा बिल्कुल भी नहीं घबराता किसी भी चीज से, पूरा टाइम एकदम केयर फ्री रहता है। जिसके बाद हम लोग यूनियन और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पे विंड थंडर सेक्ट आ चुके थे और वो यहाँ पे बाकी डिसाइपल्स के साथ फाइट कर रहे थे। चलिए वैसे यहाँ पे एक डिसाइपल उन लोगों को बताता है कि एल्डर मो फेदर इमॉर्टल सेक्ट से यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि इसी समय विंड थंडर सेक्ट के अंदर रुके हुए हैं। ये सुनकर यूनियन काफी ज्यादा हैरान होता है। तो वो डिसाइपल आगे से बताता है कि तुम्हें क्या लगा कि हम लोगों के पास इतनी हिम्मत कैसे आई कि हम लोग डायरेक्ट तुम्हारा माल लूटने के लिए वहां पे पहुंच गए? हमारे पास पहले से ही यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेक्ट की तरफ से सपोर्ट था, इसीलिए हम यहाँ पे आए थे। वो बीस्ट तो बस एक मोहरा था। तो इसके बाद वो उन लोगों को पूरी कहानी बताता है कि युआन हाई का बेटा यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेक्ट के अंदर ले लिया गया है और उसकी कल्टीवेशन को बढ़ता हुआ देख के यहाँ पे सेक्ट वाले इन लोगों के सेक्ट के ऊपर मेहरबान हैं। इसलिए वो इन लोगों को यहाँ पे एडवाइस देता है कि अभी भी समय है, लौट जाओ, और अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो फिर वो लोग यहाँ पे उनके नौकर बन के रह सकते हैं। लेकिन तब तक युआन नाई उसका यहाँ पे गला ही उड़ा देता है और उन लोगों से कहता है कि वो लोग यहाँ पे येजोन को बचाने के लिए आए हुए हैं, तो उसे बचा के ही वापस जाएंगे। यहाँ पे इन लोगों को यकीन था कि येजोन यहाँ पे शायद से किस्मत के भरोसे एल्डरमो के खिलाफ टिक सकता है, इसीलिए इन लोगों के पास उम्मीद थी, इसीलिए वो लोग यहाँ पे येजोन को बचाने के लिए जा रहे थे। वहाँ पे यूनियन ने फैसला कर लिया था कि उसे चाहे अपनी जिंदगी ही क्यों ना देनी पड़ जाए, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे येजोन को बचा के रहेगा, भले ही उसे यहाँ पे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। लेकिन मीनवाइल हम लोग येजोन को देखते हैं जिसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो शैतानी हंसते हुए कहता है कि एक दो कौड़ी के एल्डर ही तो हो, क्या ही उखाड़ लोगे? जिसपे चियन हाई को ऐसा लगता है कि यहाँ पे येजोन का दिमाग खराब हो गया है एल्डरमो की कल्टीवेशन को देख के, इसलिए वो फालतू की चीजें बड़बड़ा रहा है। एल्डरमो खड़े होते हैं और येजोन से कहते हैं कि तुम बस एक 2 कौड़ी के कल्टीवेटर हो, वो भी एक 2 कौड़ी सी जगह से। तुम्हारा यहाँ पे सेक्ट बस एक चीटे के घोंसले के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम्हें अगर लगता है कि फेदर इमॉर्टल सेक्ट के सामने तुम लोग टिक भी पाओगे, हम फूंक मार तुम हवा में ही गायब हो जाओगे। लेकिन तुमने मुझे यहाँ पे गुस्सा दिला दिया है, भले ही तुम भीख मांगो तब भी मैं यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे से तुम्हारे पूरे सेक्ट को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तुम लोग जानते हो कि ये जोन को पहले हमला कराना पड़ता है, इसलिए वो यहाँ पे एल्डरमो को उंगली करते हुए कहता है, बुढ़े, अगर तेरे अंदर अभी भी जवानी की चिंगारी जिंदा है तो मेरे ऊपर एक हमला करके दिखा। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, 2 कौड़ी की चीज है। आजा 1v1 करते हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है, और जो जीतेगा वही बनेगा सिकंदर और सामने वाला बनेगा बंदर। तो फिर एल्डरमो हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो अपने आप ही डिवाइन हैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो लेपे चेन्युन भाई अपने मन के अंदर सोच रहा था कि ये जोन जैसे ही खत्म हो जाएगा वैसे ही उनका सेक्ट भी उनका हो जाएगा, यानी कि रिसोर्स और बाकी सभी लोग। सिस्टम जैसे ही डिटेक्ट करता है कि हंसन के ऊपर हमला हुआ है तो वो यहाँ पे हंसन की कल्टीवेशन को बढ़ा के पीक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन के अंदर चेंज कर देता है, जिससे उसकी कल्टीवेशन जैसे ही बढ़ती है तो वो ईजिली यहाँ पे एल्डर के अटैक को रोकता है और आगे से कहता है कि बस इतना ही दम है क्या, जिसको देख के एल्डर भी हैरान हो जाते हैं
कि अचानक से इसकी कल्टीवेशन इनोसेंट सोल रियल्म से डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे कैसे बढ़ गई। चियन हाई को यकीन नहीं होता है कि यहाँ पे परफाउंड हेवन सेक्ट जैसे 2 कौड़ी के सेक्ट के पास भी यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर हो सकता है, जिससे वहाँ पे पूरी तरीके से चिंता का माहौल बन जाता है, क्योंकि सभी लोग घबराए हुए थे। इससे यहाँ पे अब हंसन पूरी तरीके से इलाके को डोमिनेट कर पा रहा था। पल्ले पे चैन यूनो भाई एल्डरमो से कहता है कि अब वो लोग क्या करेंगे, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन एल्डरमो आगे से कहता है कि चिंता ना करो, तुम्हें याद है ना कि मैं यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेक्ट से आया हुआ हूँ। मेरे पास ऐसी कई सारी टेक्निक्स है जिनके बारे में ये सोच भी नहीं सकता है। जिस पे ये आगे से उंगली करते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुझसे भी ज़्यादा बेहतर टेक्निक है क्या। जिस पे एल्डरमो आगे से एक टेक्निक का यूज़ करते हुए कहते हैं कि ये देख, ये है टाई अजोर वुड प्लम टेक्निक। जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे अजोर वुड प्लम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ये जोन के ऊपर हमला करते हैं, जिसमें सभी लोग आगे से यहाँ पे दोबारा उस अर्थ ग्रेड की टेक्निक की तारीफ कर रहे थे और हम लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे टेक्निक मॉर्टल ग्रेड, स्पिरिट ग्रेड, परफाउंड ग्रेड, अर्थ ग्रेड, हेवन ग्रेड, सॉवन ग्रेड, इवन स्पिरिट ग्रेड टेक्निक्स होती हैं, जिनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल समझा जाता है। और डिवाइन स्टेज यानी कि कल्टीवेशन स्टेज के बाद में टेक्निक्स यहाँ पे पावर लेवल को मेजर करती हैं, यानी कि कल्टीवेशन सेम होने के बावजूद अगर पर्सन के पास ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है तो फिर तुम्हारी फील्डिंग सेट है। इसीलिए एल्डरमो को लग रहा था कि अभी भी वो यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट में है और वो यहाँ पे ये जोन की फील्डिंग सेट कर सकते हैं। लेकिन ये जोन को टेक्निक तो सीधा सिस्टम ने ही दी थी, तो फिर पता नहीं उसका ग्रेड क्या है और बताया भी नहीं गया। लेकिन ये जोन एल्डरमो से कहता है कि तुम्हें अगर लगता है कि तुम इस तरीके की टेक्निक्स को दिखा के मुझसे जीत सकते हो, इसके बाद वो आगे से ह्यूमन किंग सील का इस्तेमाल करता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि ये जोन के पीछे से यहाँ पे उसकी डिवाइन बॉडी या फिर जो भी कह लो वो आ जाता है और उसको देख के यहाँ पे ये लोग घबरा गए थे। और हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये जोन की टेक्निक है ना ही सॉवन ग्रेड की है और ना ही हेवन ग्रेड की है। पता नहीं कौन सी ग्रेड की है, लेकिन ये उन दोनों से ही ज़्यादा हाई लेवल की है। जिसके बाद ये जोन आगे से सील का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एल्डरमो के ऊपर अटैक करता है, जिसका नाम दी हेवन किंग रीजन सुप्रीम था। जिसके बाद वो बॉडी अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और एल्डरमो को यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करती है। तो एल्डरमो आगे से पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। और जब एल्डरमो को समझ में आ जाता है कि उनका गेम बच चुका है, तो वो आगे से कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, फेदर इमॉर्टल सेक्ट के नाम पे ही छोड़ दो। लेकिन ये जोन को घंटा वर्क नहीं पड़ता था। उसे पता था कि उसके सामने कोई भी आ जाए वो यहाँ पे जीतेगा ही जीतेगा। इसलिए वो आगे से वही लाइन पेलता है कि मैं किसी को उंगली नहीं करता, लेकिन अगर कोई मुझे उंगली करेगा तो फिर मैं उसे सिंगल पीस में भी नहीं छोड़ता। तुम भले ही यहाँ पे मारे जाओ और तुम्हारा सेक्ट आ जाए, वो भी यहाँ पे मारा ही जाएगा। एल्डरमो आगे से कह रहे थे अगर मैं मारा गया तो फिर तुम्हारे साथ तुम्हारा सेक्ट भी पूरी तरीके से मिटा दिया जाएगा। लेकिन ये जोन को घंटा वर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो यहाँ पे बॉडी के पाम का इस्तेमाल करते हुए एल्डरमो को पकड़ता है और उन्हें यहाँ पे क्रश कर देता है। जिसके बाद उनकी सिर्फ बॉडी हवा में ही गायब हो जाती है। वहाँ पे चेन यून भाई जैसे ही ये देखता है तो वो तुरंत पार्टी बदल लेता है और नीचे झुके यहाँ पे ये जोन से कहता है कि हमें छोड़ दो, हम तुम्हें सर्व करने के लिए रेडी हैं, वो भी पूरी जिंदगी भर। इसी के साथ यहाँ पे जितने भी सेक्टर मेंबर थे वो सभी अपने घुटने टेक देते हैं और ये जोन से कहते हैं कि हम तुम्हारा कुत्ता बनने को भी राजी हैं। ये जोन उस ऑफर को साफ मना कर देता है। तो चियन हाई आगे से कहता है कि मेरा बेटा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमॉर्टल बनने वाला है और वो इतने समय यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेट के किसी एल्डर का डिसाइपल है। क्या तुम सच में ये खतरा मोल लेने को राजी हो, क्योंकि वो फ्यूचर में आके तुम्हारे सेक्ट को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिस पे ये और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो इससे यहाँ पे इमॉर्टैलिटी, यहाँ पे कल्टिवेशन हासिल कर सकता है। इसीलिए वो आगे से कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं तुम्हें मिटा दूंगा तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उनके सेक्ट के ऊपर हमला करता है और उनके सेक्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ पे चेन यून भाई आगे से कहता है कि आज उसने जो यहाँ किया है उसका बेटा 1000 गुना उसे वापस लौट आएगा। जिसके बाद ये जोन उनके सेक्ट को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है और पीछे रह जाती है तो वो नासेंट सोल रियल्म वाली पिला। और ये जोन आगे से कहता है कि मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे सो कॉल्ड इमॉर्टल बेटे का आने का, जिसके बाद वो भी तो मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट किंग के अंदर बदलेगा। जिसके बाद यहाँ पे यूनियन और बाकी लोग आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे ये जोन को जिंदा देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वहाँ पे ये जोन लोगों से कहता है कि तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही भाई, मैंने बोला तो ना कि मैं सेक्ट का अकेले ही ख्याल रख लूँगा, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यूनियन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये जोन असल में यहाँ पे DI ट्रांसफॉर्मेशन रियल पे है। उसी टाइम पे जूस यहाँ पे आता है, जो कि उन लोगों को बताता है कि उसे यहाँ पे नासेंट सोल रियल्म की पिल मिली है, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है किसी की कल्टीवेशन को बूस्ट करने के लिए। जिस पे ये जोन आगे से कहता है कि ये पिल तो यहाँ पे सेक्ट मास्टर के पास ही जानी चाहिए, यानी कि युआनियान के पास में, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग रहेगा तभी तो सेक्ट यहाँ पे ताकतवर बनेगा। तब ये सिस्टम बाहर निकलता है और वो ये जोन को बताता है कि आसपास के इलाके में उसके लिए यहाँ पे एक पावरफुल डिसाइपल ढूंढा गया है, जो कि इमॉर्टल रैंक का डीमन सेक्ट मास्टर है। अगर ये जोन उसको सक्सेसफुली अपना डिसाइपल
डिसाइपल बना लेता है तो फिर उसको यहाँ पे अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये जान के ये जोन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे यहाँ पे एक डिसाइपल रिक्रूट करने का मौका मिल रहा है, जो कि इमॉर्टल रैंक का डीमन सेक्ट मास्टर है।